कैपिटल स्पोर्ट्स के साथ मैं नवीद खोखर और प्रोग्राम में आज बात करेंगे एक ऐसी लड़की के हवाले से जो सिर्फ ताइक्वांडो नहीं खेलती बल्कि अपनी मेहनत और जज्बे के साथ लगन के साथ ताइक्वांडो की जंग लड़ती है। मैं बात कर रहा हूँ सानिया नोमान की। और सानिया नोमान ने रिसेंटली पाकिस्तान की नुमाइंदगी की ताइक्वांडो में और ये थाईलैंड में गई और वहाँ से मेडल्स जीत कर आई हैं पाकिस्तान के नाम पर। आज इनसे बात करेंगे और इनसे जानेंगे ज़रा ताइक्वांडो का इंतखाब ही क्यों किया, किससे मुकाबला हुआ, किस तरह का मुकाबला हुआ और किस तरह से ये ताइक्वांडो गेम के अंदर आई हैं और कौन कौन सी स्पोर्ट्स हैं जो वो ये खेलती हैं, इस पर आज बात करेंगे। और सानिया खुश आमदीद कहते हैं आपको शो में। सानिया बहुत शुक्रिया तशरीफ़ लाने के लिए। सबसे पहले तो ये कि आपका इवेंट रिसेंटली थाईलैंड में और आप चैम्पियन बनकर आई वहाँ से, क्या कहना चाहेंगी? कि मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है कि मैंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है और मैं 2 मेडल लेके आई हूँ। एक पुमजे में मेरा गोल्ड मेडल आया है और फाइट के अंदर -46 कैटेगरी में मैं खेली थी, उसके अंदर मेरा ब्राउन्स आया है। ठीक है। कितने ममालिक पार्टिसिपेंट्स थे इस इवेंट के अंदर? तकरीबन 37 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया था और एथलीट्स अराउंड 4000 थे। ठीक है। तो मुकाबला आपका जिन कंट्रीज़ के साथ रहा? मेरा श्रीलंका, बांग्लादेश एंड इंडोनेशिया। श्रीलंका, बांग्लादेश, इंडोनेशिया। तो ये फ़र्स्ट टाइम था आपका इंटरनेशनल इवेंट? जी जी, मेरा फ़र्स्ट टाइम था। तो सानिया कहाँ से आपने ट्रेनिंग कहाँ से ली? ट्रेनिंग मैंने स्टार्टिंग जो शुरू किया था ताइक्वांडो, मतलब बचपन में मुझे शौक़ था, मैंने काफ़ी ज़िद वगैरह की अपने फादर से कि मुझे ये स्टार्ट करना है। तो उनको लगता था कि शायद बच्चे मूवी वगैरह देखते हैं तो ऐसे तो उनने मेरा सर रईस के पास में जाती थी चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स में, उस टाइम में थी 7th ग्रेड में। तो मैंने ये वहाँ से स्टार्ट किया। फिर मेरे फादर ने देखा कि मैं सीरियस हूँ और मैं इसको एज अ स्पोर्ट्स और प्रोफेशनली भी कंटिन्यू करना चाह रही हूँ और काफ़ी अच्छा एक अच्छा इम्प्रूवमेंट ला रही हूँ वक्त के साथ साथ और अच्छी तरह खेल रही हूँ। तो उनने फिर मेरे लिए गियर्स वगैरह ख़रीदना शुरू किए। उनने मुझे प्रैक्टिस के लिए टाइम देना शुरू किया। वो मुझे प्रैक्टिस करवाते थे सुबह के टाइम, वो मुझे रनिंग पे लेके जाते थे एंड देन 2 आवर्स समथिंग वो मुझे प्रैक्टिस करवाते थे। फिर मैं अपनी ताइक्वांडो की सेपरेट प्रैक्टिस करती थी। उसके बाद फिर मैं अपनी मैट्रिक के लिए इस्लामाबाद में शिफ्ट हो गई थी। उसके बाद फिर मैंने सर महमूद शाह से ट्रेनिंग शुरू की थी। तो उनसे मैंने थोड़ा अर्सा कंटिन्यू की। फिर मुझे ये था कि वो घर से काफ़ी दूर पड़ता था और साथ में मेरी स्टडीज़ वगैरह भी थी और काफ़ी चीज़ डिस्टर्ब हो रही थी। देन मेरे घर के पास मुस्लिम ताइक्वांडो क्लब था, उधर सर शहाब उनके कोच थे, तो उनके साथ मैंने ट्रेनिंग शुरू की। वो मुझे आजकल पुमजे करवाते हैं और साथ में ही मैंने लास्ट ईयर सर अब्दुल अहद से एक सेपरेट कैटेगरी होती है, एक पुमजे होता है और एक ताइक्वांडो में किरोगी होता है। तो सर अब्दुल अहद से मैं किरोगी की प्रैक्टिस करती हूँ। ठीक है। तो अभी भी मैंने कंटिन्यू किया हुआ है और मैं उन दोनों कोचेस की, सब कोचेस की जिनने मुझे प्रैक्टिस की करवाई, उनने मुझे सपोर्ट किया। बहुत ज़्यादा मशहूर हूँ कि आज मैं जिस प्लेटफॉर्म पे खड़ी हुई हूँ, जो मुझे पोजीशन मिली है और मैं पाकिस्तान के लिए मैंने कुछ काम किया है और उसमें सारा उनने मुझे सपोर्ट किया, मोटिवेशन दी। उनने कभी मुझे डाउन नहीं होना दिया, कभी मेरा लॉस भी होता था तो उनने मुझे हौसला दिया। और अच्छा, बहुत मुश्किल होता है सबसे पहले किसी भी प्लेयर के लिए, किसी बच्चे के लिए किसी गेम को अडॉप्ट करना। सबसे पहले मुश्किल ये होता है क्योंकि जब आप बच्चे होते हैं तो आप मल्टीपल चीज़ों को पसंद कर रहे होते हैं। मैंने ये भी खेलना है, ये भी खेलना है, ये भी खेलना है। तो किसी ने आपको इस साइड पे कहा था कि अट्रैक्ट किया था कि नहीं आप ताइक्वांडो की तरफ आएंगी या फिर खुद से ही आई? मैं खुद की तरफ से आई थी। मुझे बेसिकली था मार्शल आर्ट्स का शौक, लेकिन मुझे उस टाइम पता नहीं था कि कंग फू, कराटे, ताइक्वांडो और इनमें फ़र्क क्या है? हाँ, इनमें फ़र्क क्या है। लेकिन मेरे फादर ने ताइक्वांडो शुरू करवाया क्योंकि वो उनके काफ़ी जानने वाले थे, तो इसलिए वो काफ़ी पंजाब साइड पे और अभी भी पूरी पाकिस्तान में सर रईसुर रहमान का एक नाम है और काफ़ी अच्छे कोच हैं, ट्रेनिंग करवाते हैं। बहुत सारे उनने नेशनल प्लेयर्स, इंटरनेशनल प्लेयर्स को रेडी किया है। तो जब आपने ये डिसीजन ले लिया कि मैंने ताइक्वांडो खेलनी है, जैसे आप अपने पेरेंट्स की बात करें, तो घर वाले उन्होंने वो एग्री थे इस चीज़ के ऊपर या फिर कहा कि नहीं ख़वातीन को नहीं इसमें जाना है, आप क्रिकेट फुटबॉल में कहीं और जाएं?
नहीं, ऐसा होता है अक्सर, लेकिन नहीं, मेरे घर वालों ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। मेरे ब्रदर ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मतलब ये मेरे साथ प्रैक्टिस करवाते हैं, मेरा पैड पकड़ते हैं। मेरी मदर मेरी डाइट वगैरह का ख्याल रखती हैं और वो भी मेरे साथ कभी कभार प्रैक्टिस करती हैं, मतलब क्योंकि कोचिंग के तमाम फ़राइज़ आपके घर में भी सर इंजाम दिए जा रहे हैं। हाँ, और फादर ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, मतलब उनने मुझे हर चीज़ दी और हमेशा बैकअप किया। मतलब एक टाइम ऐसा भी आया था कि मैं लाइक 1-2 दफ़ा कंटिन्यूसली ना हारती जा रही थी, तो उनने मुझे बैकअप किया। थोड़ा सा डांटा तो सही, लेकिन उनने बैकअप किया कि नहीं, तुमने खड़े होना है, तुमने ये करना है, तुमने वो करना है। एंड देन आज देखें तो मैं फिर तो फर्स्ट कंपटीशन कहाँ पे था, किस तरह का रिजल्ट रहा? मेरा फर्स्ट कंपटीशन था क्लब लेवल पे, जिससे मैं काफ़ी डिसहार्ट हो गई थी। तो क्लब लेवल पे मतलब जो इंटर क्लब होते हैं ना इस्लामाबाद के, टोटल। ये कब की बात है, जब आप स्कूलिंग में थी? जी, ये आज से 2-3 इयर्स पहले की बात है। ओके। तो उस टाइम मैंने लाइक पहला मैच ही खेला, पहला राउंड हार गई, दूसरा राउंड भी हारी और बहुत बुरी तरीके से हारी। तो ये इंटर क्लब था। उसके बाद आई इंटर डिस्ट्रिक्ट, लाइक आई गेस 7 डेज़ बाद ही आई, 1 वीक बाद ही। तो उसके अंदर फिर मैंने लाइक माइंड बना के गई कि नहीं, मैंने खेलना है, मैंने पहले राउंड में नहीं आना। तो इसी तरह मेरा लाइक एक मैच हुआ, फिर दूसरा मैच हुआ, साथ ही मतलब आफ्टर 10 मिनट्स के बाद, हालांकि काफ़ी ब्रेक होता है, लेकिन आफ्टर 10 मिनट्स मेरा अगेन मैच हुआ। फिर थोड़ा सा मुझे ब्रेक मिला तो मेरा फ़ाइनल हुआ। तो मेरे फादर तो वॉशरूम गए थे, उन्होंने कहा कि शायद इसका मैच हो गया एक, तो अभी इसको ब्रेक मिला होगा। वो जैसे ही आए तो मुझे गोल्ड मिला हुआ था। वो कहते ये क्या हुआ? मैंने कहा बस मैंने इसी तरह ले लिया, आपने मुझे सपोर्ट किया था, मोटिवेशन दी थी, तो बस मेरे जज्बात में आके खेला है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, कभी ऐसा हुआ कि आप कोई गेम हारी हूँ या आप ड्यूरिंग फाइट आप मैच खेल रही हूँ और आप लग रहा हो हार जाएंगी, बट अचानक से एनर्जी आई, मोमेंटम पकड़ा और फिर आपने गेम जीत ली? यस, जो अभी ये पताया शहर में मेरे जो 2 मैचेस थे ना, उसके अंदर यही था कि लाइक एक फ़र्स्ट टाइम मैं बाहर गई थी और इतना बड़ा प्लेटफॉर्म था, इतने सारे लोग थे, डिफरेंट कंट्रीज से लोग थे और सारे लोग डिफरेंट थे, तो लाइक काफ़ी प्रेशर पड़ रहा था मुझे। तो उसकी वजह से मतलब ना लाइक टांगों में ना जान सी नहीं रही थी, लेकिन फिर भी मैंने अपने आप को पुश किया। मुझे एक किक पड़ी, वो फेस पे पड़ी, फिर मुझे ज़रा होश आया कि ओ ये मैंने अभी खेलना है। फिर मैंने ये नहीं सोचा कि मैं कहाँ हूँ, मैंने यही सोचा कि मैं अपने घर में ट्रेनिंग कर रही हूँ, अपने सर के साथ ट्रेनिंग कर रही हूँ और मैंने उसको अप्लाई करना है। तो इसी तरह फिर मैं 2 मैचेस जीती फाइट में, लेकिन सेमीफाइनल में आके ये हुआ कि मेरा स्टैमिना आउट हो गया और थोड़ा सा मैं इंजर भी हो गई थी। तो फिर लाइक मेरे से कंटिन्यू नहीं हो सका, लेकिन फिर भी मैंने 2 राउंड खेले। पहला राउंड जो था वो मेरा 8 पॉइंट्स थे और जो दूसरी लड़की थी उनके 11 पॉइंट्स थे। ये अगेंस्ट बांग्लादेश की बात करें? ये मेरा इंडोनेशियन के साथ। इंडोनेशिया, ओके। तो ये बड़े मुख्तलिफ होता है जब आप एक कोच के साथ घर में या कहीं पे एकेडमी में प्रैक्टिस कर रहे हो और फिर आप एक इंटरनेशनल स्टेज के ऊपर अपने आप को देख रहे हो। प्रेशर में कितना फ़र्क आता है? वहाँ पे तो इंटरनेशनल मीडिया होगा, वहाँ पे तो लोग होंगे, बहुत ज़्यादा होंगे, तो कितना फ़र्क दिखा आपको इन दोनों सिचुएशंस का? बहुत ज़्यादा, मतलब हमारा जो मैच था वो लाइव भी था, मतलब पूरी दुनिया में लोग देख रहे थे। ऑब्वियसली जैसे मैं थी, लोगों की भी फैमिलीज़ देख रही थी, तो मुझे हो रहा था कि मैं पता नहीं क्या करूँगी, मेरे से होगा नहीं, लेकिन इवेंचुअली मैंने कर लिया था। बाकी मैंने उस प्लेटफॉर्म से काफ़ी सीखा कि मेरी क्या गलतियाँ थी कि जिसकी वजह से मैं गोल्ड नहीं ले सकी। मतलब इन किरोगी पुमजे में तो मेरा गोल्ड आया है, इन किरोगी मेरी क्या मिस्टेक्स थी, उनको मैंने ओवरकम करना है और क्या है, मतलब इतने बड़े स्टेज पे गई तो मतलब मेरा लाइक कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ, मेरा एक जो डर था वो भी निकल गया है और लाइक मुझे अपनी गलतियाँ भी पता चल गई कि मैंने क्या करना है क्या नहीं। और मेरे लाइक वहाँ पे बहुत सारे लोगों से इंटरेक्शन हुआ, मैंने उनसे बात की और लाइक बहुत अच्छा लगा, बहुत नाइस लोग थे और उनने सपोर्ट भी किया, उनने मोटिवेशन वगैरह भी दी और काफ़ी अच्छा लगा वहाँ पे। इस सारे टेन्योर में, इस सारे टाइम में, जितने टाइम से आप ताइक्वांडो खेल रही हैं, उसमें आपको बेस्ट मोमेंट कौन सा था? बेस्ट मोमेंट मेरा यही था कि अभी जो रिसेंटली मैंने मेडल जीता है, क्योंकि यही सबसे बड़ी अचीवमेंट है और इंशाल्लाह मैं और भी अचीवमेंट्स करूँगी, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करूँगी इंटरनेशनल लेवल पे। लेकिन ये काफ़ी बड़ा मैच था और इसमें लाइक मैं सबसे ज़्यादा डरी हुई थी। अच्छा। तो मतलब इसको मैंने ओवरकम किया
और पाकिस्तान का नाम भी रोशन किया, मेडल्स भी लिए, तो इस वजह से ही लाइक ये मेरे लाइफ का अभी तक बेस्ट है। थोड़ी ट्रेनिंग पे बात कर लेते हैं। ट्रेनिंग किस तरह की, कहाँ से कर रही हैं? और ट्रेनिंग कोच कोई आपसे के अलग से हैं ट्रेनर्स? जी, ट्रेनिंग मैं बेसिकली अपने घर में करती हूँ। ठीक है। तो लाइक मेरे पास पूरा सेटअप है। मेरे पास ताइक्वांडो वाले मैट्स हैं, ट्रेडमिल है, और सुबह के लिए सुबह मतलब मैं उठती हूँ, रनिंग के लिए भी जाती हूँ, उसके बाद नाश्ता वगैरह करके स्विमिंग करती हूँ जब मेरी यूनिवर्सिटीज़ के लाइक ऑफ होता है। और उसके अलावा जब ऑफ़ नहीं होता तो सुबह रनिंग करती हूँ, नाश्ता करके यूनिवर्सिटी के लिए निकल जाती हूँ। मतलब जब वीकेंड आता है, ट्रेनिंग वगैरह आती है, फिर लाइक जब सर आते हैं तो अपनी सारी इक्विपमेंट में बाहर ले आती हूँ, अपने गियर्स वगैरह पहनती हूँ, उनके साथ प्रैक्टिस करती हूँ। सुबह के टाइम जो है वो सर शहाब आते हैं, वो पुमजे की प्रैक्टिस करवाते हैं। देन थोड़ा सा ब्रेक लेती हूँ मैं, लाइक वो फिर 5 to 6 आवर्स का। फिर देन मैं किरोगी की ट्रेनिंग करती हूँ अगेन। देन फिर नॉर्मली अपना लाइक बाथ वगैरह लेती हूँ। और फिर ये ट्रेनिंग ड्यूरिंग ट्रेनिंग कोई चीज़ आपको ज़्यादा मुश्किल सख्त लगती हो? बहुत ज़्यादा सख्त जो ये लगती है कि लाइक जिससे जान भी छुड़ाने की कोशिश करते हैं नॉर्मली, वरना कहते हैं यार ये सख्त है, हम बाद में कर लेंगे, कुछ नहीं छोड़ देते हैं। आजकल मैंने स्विमिंग भी शुरू की हुई है ना, तो ताकि मेरा स्टेमिना बिल्ड हो और लाइक मैं अपने आप को और ज़्यादा ताइक्वांडो के लिए काम कर सकूं, किकिंग वगैरह कर सकूं। और लाइक मतलब एक होता है ना कि आप जब अंडर वाटर होते हैं ना, आपके ऊपर काफ़ी प्रेशर और वज़न आया हुआ होता है। इसी तरह जब हम होते हैं ना, लाइक जब हमने गियर्स पहने होते हैं पूरे, लाइक हेलमेट वगैरह, चेस्ट गार्ड वगैरह, तो उस टाइम भी ना लाइक काफ़ी आपके ऊपर ना वेट आया हुआ होता है, तो आपसे इतनी मूवमेंट नहीं होती, तो उसमें मेरी काफ़ी हेल्प होती है। तो जब मैं वो पहन के प्रैक्टिस करती हूँ, ऑब्वियसली मैच में तो हमने वही पहन के खेलना होता है, तो उस टाइम मेरी जान चली जाती है। ठीक है कि बस ये किसी तरीके से उतर जाए। ठीक है, मुझे बताइए कि कभी ऐसा भी हुआ राइट नाउ कि किसी ने कहा हो कि नहीं कैसे कर लोगी, लड़की हो, छोड़ दो, अब मत करो, कि फैमिली से विदाउट फैमिली प्रेशर आ गया हो कहीं से, या खुद से ही कभी सोते वक्त ही ख्याल आया हो कि नहीं यार अब मैं कल से फिनिश? एज सच मुझे किसी ने कभी ऐसा कुछ कहा नहीं है, क्योंकि मेरी जो फ्रेंड्स थी उनको भी ज़्यादातर शौक़ था स्पोर्ट्स का, और वो स्पोर्ट्स करती भी हैं। और एंड जो मेरी टीचर्स वगैरह थी, जब मैं कॉलेज में जाती थी, बहरिया कॉलेज में मेरा था, तो उधर भी मेरी टीचर्स मुझे बहुत सपोर्ट करते थे। वो कहते थे बस आपने गिव अप नहीं करना, ये नहीं करना। और जो फैमिली वगैरह है वो भी बहुत खुश होते हैं कि हमारी मतलब फैमिली में से एक लड़की है वो काफ़ी आगे जा रही है, तो वो खुश होते थे। कभी मतलब मैंने अपने आप को ही मतलब किया है कि रात को सोते हुए मेरा ये मैच ख़राब हो गया था, आज ट्रेनिंग में मेरे से ये गलती हुई, मैं बस नहीं कर सकती, कुछ नहीं कर सकती, ये वो। एज सच मुझे सारों ने हमेशा सपोर्ट किया है। मेरी यूनिवर्सिटी वालों ने मुझे बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है। मेरे स्पोर्ट्स डायरेक्टर हैं सर सफदर, उनने मुझे स्पोर्ट्स बेस पे एडमिशन भी दिया। और मैं अपनी डायरेक्टर NIP की मैम रूबीना और सर जो हमारे VC हैं उनकी भी बहुत ज़्यादा मशहूर हूँ कि उनने मुझे चांस दिया कि मैं अपने आप को प्रूव कर सकूँ। प्रैक्टिस के लिए मुझे वो प्लेटफॉर्म देते हैं, मेरे सारे एक्सपेंसेस वगैरह करते हैं, सपोर्ट करते हैं। और उनने मुझे एडमिशन वगैरह भी दिया और अभी भी मुझे सपोर्ट करते हैं। टारगेट क्या है? कोई अगला बड़ा इवेंट, कोई बड़ा टारगेट? जी अभी पाकिस्तान में ही G3 इवेंट होगा प्रेसिडेंट कप का, तो इंशाल्लाह उसके अंदर मैं पार्टिसिपेट करूँगी। उसके अंदर भी इंटरनेशनल पार्टिसिपेंट्स आएंगे और करेंगे। मेरी मतलब कैटेगरी में भी -46 में मैं होंगी, तो उसमें भी पार्टिसिपेट करूँगी और इंशाल्लाह उसमें भी मेडल लाऊँगी। ताइक्वांडो को लेके कभी ओलंपिक्स में जाने का ख्याल आया? आता है। क्या सोचती हैं उसको लेके? उसके बारे में मैं यही सोचती हूँ कि मैंने इतने बड़े लेवल पे जाना है और मुझे अपनी बस प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस मतलब अपने दिमाग में यही करती हूँ कि मैंने आगे बढ़ना है और प्रैक्टिस। जब तक आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी तो आप इतने बड़े लेवल पे नहीं जा सकते। तो मैं बस अपने दिमाग में यही लाती हूँ कि मैंने ये काम करना है और ये करके रहूँगी। ठीक है, ताइक्वांडो को पाकिस्तान में बेहतर करने के लिए कोई सजेशंस हैं आपके जहन में जो आप दे सकें फॉर फेडरेशन, फॉर मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स? यही देना चाहूँगी कि जो हमारे
बहुत सारे बच्चे हैं, बच्चियां हैं, उनको फैमिली से अक्सर सपोर्ट नहीं मिलता। बहुत अच्छे प्लेयर्स होते हैं, वो आते हैं 2 दिन करते हैं और वो चले जाते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि उनकी फैमिलीज़ वगैरह से बात करें और उनको कहें कि आपका बच्चा इतने लेवल पे है और ये आगे जा सकता है, हम आपके बच्चे को सपोर्ट कर सकते हैं, आप प्लीज़ उसको एक चांस दें। क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत सारे बच्चे लाइक अभी शुरू की स्टेज में होते हैं, वो गिव अप कर जाते हैं। तो अब जाहिर सी बात है, अब फेडरेशन वगैरह जितनी कोशिश कर सकती है वो करती है, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी कि वो जो हैं वो फैमिलीज़ वगैरह से पहले बात करें, उनको समझाए कि ये चीज़ है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि ये क्या है क्या नहीं है। एक स्पोर्ट्स है बहुत, लाइक पाकिस्तान में इसको इन हुए का 4 years हुए होंगे बहुत ज़्यादा, वरना इससे पहले कोई नहीं जानता था। सारे लोग लाइक कराटे वगैरह करते थे। ठीक हो गया। लास्ट क्वेश्चन, कोई स्पोर्ट आपको आप कायदीन ने बेसिकली तो कायद आज़म यूनिवर्सिटी ने भी सपोर्ट किया होगा, बट फेडरेशन ऑफ इस्लामाबाद एसोसिएशन है ताइक्वांडो की, उन्होंने कोई सपोर्ट किया आपको? जी, अभी ये जो मेरा इवेंट था इन पताया थाईलैंड, इसमें मुझे पाकिस्तान फेडरेशन ताइक्वांडो ने ही मुझे सपोर्ट किया था सारा। और जो मेरे मैनेजर है सर ओन अब्बास, उनकी भी मैं काफ़ी शुक्रगुज़ार हूँ कि उनने मुझे लाइक चांस दिया और वहाँ पे लेके गए और वहाँ पे मैंने लाइक अचीवमेंट वगैरह की और उनने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया, इवन के मेरे एक्सपेंसिव वगैरह मेरे लिए ट्रेनिंग कैंप वगैरह लगाया एंड ऑल। थैंक यू सो मच। थैंक यू। सानिया नुमान हमारे साथ मौजूद थी जी, बात कर रही थी ताइक्वांडो से मुतल्लिक। ताइक्वांडो में इन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया है, बताया। थाईलैंड में इनका मुकाबला था सिर्फ श्रीलंका के साथ, इंडोनेशिया आदि मलेशिया के साथ, और पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल इन्होंने हासिल किया। शो में वक्त हुआ ब्रेक का, ब्रेक से वापस आएंगे और घुड़सवारी पर निज़ाबाजी की बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक की बात करेंगे अभी घुड़सवारी निज़ाबाजी से मुतल्लिक। और निज़ाबाजी क्या होती है और पाकिस्तान में इस्लामाबाद में कहाँ पे आप इसको इनको ज्वाइन कर सकते हैं, घुड़सवारी किस तरह से सीख सकते हैं, और ये घोड़ों का जो इल्म होता है इनको साथ लेके चलना होता है, ये कितना मुश्किल होता है। क्या आप आमतौर पर इंसान और घोड़ा एक वक्त भी एक जैसे जज्बात, एक जैसी सोच रख के कोई भी किसी भी गेम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं? इस पर आज बात करेंगे क्योंकि इन्हीं के एक्सपर्ट्स आज हमारे साथ मौजूद हैं। और मेरे साथ मौजूद है राना अहमद नवाज़ कुल्लू साहब, और बेसिकली इंस्ट्रक्टर हैं। सर खुश आमदीद कहते हैं आपको शो में। थैंक यू सो मच। और हसन रज़ा चीमा हमारे साथ मौजूद हैं, टीम कैप्टन है। हसन भाई खुश आमदीद कहते हैं आपको शो में। और शहनशाह हुमायूं कैसर गोंदल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और कैसर भाई हैं जो वो राइडर हैं, आपको खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू सो मच। और सबसे पहले राना साहब आपकी तरफ से शुरू करते हैं। बेसिकली घुड़सवारी नेज़ाबाजी आई थिंक हमें बहुत मुश्किल दिखती है, होती भी है, क्योंकि नॉर्मली गेम्स के अंदर, अभी हम थोड़ी देर पहले ताइक्वांडो की प्लेयर से बात कर रहे थे सानिया से, तो उस गेम में आपने ख़ुद को ही कंट्रोल करना है और आपने जीतना है। यहाँ पर दो चीज़ें, आपने अपने आप को प्रिपेयर करना है, बट आपने अपने घोड़े को प्रिपेयर करना है। कितना मुश्किल है? इतना मुश्किल नहीं है, आसान है, लेकिन जब तक बंदा सीखता नहीं है ना इतने देर तक तो मुश्किल लगता है, क्योंकि देखने में तो वो खौफ आता है बंदे को कि घोड़े के ऊपर बैठा है, इसने नेज़ा ही कंट्रोल करना है, घोड़े को कंट्रोल करना है। देखने में तो बहुत मुश्किल है, ठीक है, लेकिन जब बंदा सीख के आता है ना तो फिर बंदे को मुश्किल नहीं लगती, फिर वो एक गेम सी लगती है। गेम आसान होती है हमेशा, जब बंदा सीख के आए तो फिर आसान हो जाता है काम। ठीक है सर। चीमा भाई आप कैप्टन हैं, और मैं ज़रा ये सवाल आपसे भी करना चाहूँगा, क्योंकि ये चीज़ें आप भी डिफ़ाइन कर सकेंगे कि कितना मुश्किल है। आप जब गेम के अंदर उतरते हैं तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं, इवन बल्कि हम 3 चीज़ों की बात करते हैं। आपके हाथ में नेज़ा भी होता है जी, और आप चलते घोड़े में से, दौड़ते हुए घोड़े में से आप उसका यूज़ करते हैं, तो कितना डिफ़िकल्ट है? जब तक तो ग्राउंड के बाहर खड़े होकर देखते थे उस वक्त तो ये दुनिया का मुश्किल तरीन काम लगता था। फिर जब घुड़सवारी सीखी, मुझे लग रहा है, हाँ इसीलिए आप आते भी नहीं है ना। तो जब ग्राउंड में उतरे, घुड़सवारी सीखी, घोड़े के साथ इंटरेक्शन हुआ, ग्राउंड्स में जाना शुरू किया, तो ये इतना मुश्किल नहीं है। जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाती है, घोड़े के साथ आपकी एक केमिस्ट्री मैच आपने करनी होती है, आपकी केमिस्ट्री मैच हो गई, उसके बाद ग्राउंड में घोड़ा आपको लेके दौड़ता है और कोई इसमें इतना मुश्किल नहीं होता। हाँ, जो टाइमिंग है हमारी वो बड़ी शॉर्ट होती है, बाकी गेम्स में तो आपको टाइम मिल जाता है, लेकिन ये टेंट पैगिंग एक ऐसी गेम है कि स्टार्टिंग पॉइंट से लेके पैग उठाने तक ये टोटल 6 से 9 सेकंड के दरमियान, ठीक है, ये सारी गेम होती है कि स्टार्टिंग पॉइंट से आपने घोड़े को सीधा करना है,
उसको लाइन में लेके आना है और फिर आपने अपना नेज़ा निकालना है और पैग को उठाना है। तो इसमें सारे में आप मिला के तकरीबन 10 सेकंड कर लें, ये 10 सेकंड की गेम है। ठीक है। और बात वही है कि जब तक आप ग्राउंड में उतरेंगे नहीं, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, ये चीज़ आपको बड़ी मुश्किल लगेगी। ठीक है। लेकिन जब आपकी प्रैक्टिस हो जाती है, घोड़े के ऊपर आप बैठ जाते हैं, आपकी ग्रिप अच्छी हो जाती है, तो फिर ये गेम मुश्किल अच्छा, नहीं है। इसमें जैसे आप अभी बात कर रहे हैं कि ये 9 to 10 सेकंड और 8 to 9 सेकंड की गेम है सारी, इसमें टाइम भी इफेक्ट होता है, करता है जी, टाइम इसमें काउंट होता है। या फिर घोड़े की जो स्पीड है वो जी डेफिनेटली, घोड़े की स्पीड जो है, बहुत सारे जो मेले होते हैं उसमें बाकायदा स्पीड गन्स लगाई जाती हैं, स्पीड मशीन्स होती हैं जो उनके टाइम को मेजर करती हैं। ठीक है। तो बाकी मोस्टली आजकल जो है वो बस ऐसे ही चल रहा है। बहुत कम मेलों में देखने में आया है कि कोई स्पीड मशीन्स लगी हों जिससे वो घोड़े की स्पीड मेजर करते हैं, वो सेकंड्स में ही उसको मेजर किया जाता है। ठीक है। तो अगर उससे वो टाइम ऊपर चला जाए तो वो उसको स्क्रैच कर दिया जाता है। ठीक है। हुमायूं भाई, आप राइडर हैं और राइडिंग कब से स्टार्ट किया आपने? मुझे राइडिंग करते हुए तकरीबन हो गए हैं 2 साल। 2 साल? जी। तो कहाँ से शुरू किया आपने राइडिंग? हम लोग बेसिकली, मैं वैसे तो बिलोंग करता हूँ मंडी भावदीन से। ठीक है। तो घोड़े पहले रखे हुए थे उधर, लेकिन फिर जो एजुकेशन के लिए मुझे इस्लामाबाद रहना पड़ रहा है और मैं पास फ्रॉम 8 to 9 ईयर्स इधर ही रह रहा हूँ। ठीक है। अभी मैं डिग्री कर रहा हूँ कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी से एमफिल की। ठीक है। तो उसके साथ शौक़ बचपन से था कि घोड़े जो हैं वो रखेंगे, दौड़ाएंगे, करेंगे नेज़ाबाजी। तो बस अल्लाह पाक ने वसीला बनाया जी। मुझे एक मेरे भाई हैं, उन्होंने रेफ़र किया था कि पुलिस एकेडमी जो है पुलिस लाइंस में, वो ट्रेनिंग करवा रहे हैं राइडिंग की। तो उधर से ये एक सिलसिला बना है जी। उस्ताद जी मिले हैं, चीमा साहब भी उधर से ही हमारे दोस्त बने हैं, और भी एक हमारे बड़ा अच्छा एक फैमिली जो है ना वो बन गई इस राइडिंग के प्रोसेस से। तो फिर उधर से फिर हमने आहिस्ता आहिस्ता पहले राइडिंग सीखी, उसके बाद नेज़ाबाजी सीखी और फिर हमने अपना क्लब बनाया। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह जी लाइफ चल रही है, घोड़े भी दौड़ा रहे हैं। कौन से क्लब से हैं आज क्लब? हम लोगों का एक ही क्लब है, अल बुराक टेंट पैकिंग क्लब ऑफ इस्लामाबाद। ठीक है। तो उसी में हम लोग राइडिंग कर रहे हैं। तो कोई दोस्ती हुई घोड़े के साथ या अभी बातचीत जारी है? सर, जो आपका पहला सवाल था कि घोड़ा या नेज़ाबाजी जो है वो डर लगता है या वो गेम किस तरह का है, तो जो डर का एलिमेंट है वो इसलिए होता है कि आपकी बॉन्डिंग नहीं होती घोड़े के साथ। ठीक है। आप एक मतलब एक चीज़, जानदार चीज़ को देखते हैं और आप सोचते हैं कि बाइक चलानी हो, गाड़ी चलानी हो, वो तो आपके कंट्रोल में है। घोड़ा आपको लगता है कि ये मेरे कंट्रोल में नहीं रहेगा जी। लेकिन विद पैसेज ऑफ टाइम जिस तरह आपका बॉन्ड बनता है अपने घोड़े के साथ, तो वो आपको उतना ही इजी, रिलैक्स और कंफर्टेबल बना देता है। अच्छा, मैं एक और सवाल आपसे इसी, क्या इंसान के साथ दोस्ती करना ज़्यादा आसान है बट घोड़े के साथ? घोड़े के साथ ज़्यादा आसान है और वफादारी भी मिलती है। हाँ जी। और वफादारी में तो सर इसका कोई सानी नहीं जी। जंगों से ले के देखें आप कि हर जगह पे घोड़े ने ही इंसान का साथ दिया है। तो और वैसे भी जो ह्यूमन डेवलपमेंट में उसमें भी घोड़ों का जो है बहुत सारा रोल रहा है। तो उस लिहाज से भी है। और फिर जिस तरह का ये नेज़ाबाजी इटसेल्फ गेम है, उसमें फिर मतलब एक आपका जो बॉन्डिंग है वो ज़रूरी है और वो ही आपको आगे लेके जाता है। ठीक है। अहमद भाई, आप तो आजकल ना बहुत सारे लोगों को सिखा रहे हैं, आप इंस्ट्रक्टर हैं, और बट आपने किससे सीखा? मेरे उस्ताद हैं उस्ताद कुर्बान हुसैन जाफरी, ज़िला सरगोदा के रहने वाले हैं। एक छोटा सा गांव है आकल शाह, वो मेरे करीब था, उधर से मैंने उससे सीखा। बहुत अच्छे उस्ताद हैं। तो वो पाकिस्तान में तकरीबन ये जो घोड़ों को कोई ना कोई इशू बनता है उसके भी वो देसी यकीन समझ लें, डॉक्टर समझ लें देसी। ठीक है। तो वो भी इलाज करते हैं और ये शाह सवार बहुत अच्छे हैं, उनसे सीखा। सर ये बताइएगा कि जो ये जिस तरह के इंस्ट्रक्टर आपके वो थे, आपने उनसे सीखा, तो आज भी सेम टेक्निक्स के साथ ही सिखाया जाता है बट टेक्निक्स में बदलाव आया है? नहीं, टेक्निक तो वही चलती है ना हमेशा, जो शुरू से चाह रहा है, बेसिक चाह रही है ना, वही चाह रही है। तो बंदा उसी से ही आगे सिखाता है, उसी से बंदे का कंट्रोल ही उसी से रहता है। ठीक है। तो इसमें जिस तरह से उन्होंने आपको सिखाया, आजकल की जनरेशन है अब वो भी ऐसे ही सीखना चाहती है, या फिर जैसे आप स्टूडेंट थे वैसे आज के स्टूडेंट हैं या नहीं है? बेसिकली तो वो चेंजिंग हुई है काफ़ी हद तक, क्योंकि हम लोग जो थे उस्ताद की बात कभी रद्द नहीं करते थे। और अभी तक मेरे उस्ताद कोई बात कह देते हैं, मैंने कभी आगे से उसको ये नहीं बोला कि ये नहीं है। उन्होंने चाहे गलत बोला है चाहे सही बोला है, क्योंकि वो हमारे फ़ायदे के लिए करते हैं। हम उसी से आगे चलते हैं। उस्ताद खुद बादशाह नहीं होता, शागिर्द को बादशाह बना देता है जी। तो उस्ताद जो होता है वो उस्ताद ही होता है। आजकल भी इस तरह की चीज़ें आपको दिखती हैं? आजकल काफ़ी हद तक जो है ना वो चेंजिंग आई है,
क्योंकि शागिर्द कुछ होते हैं, कुछ तो वही हिसाब से चाह रहे हैं ना, कुछ होते हैं जो कहते हैं कि उस्ताद को नहीं पता, ये हमें मालूम है, ये तो उस्ताद को बस आते अच्छा, हैं। मतलब कब जब आपकी उम्र क्या थी जब आपने पहली बार सवारी की थी? मैं तकरीबन 13-14 साल का था। तो 13-14 साल के थे। हसन भाई, आपने कब सवारी की थी फर्स्ट टाइम? बचपन में ही जनाब घोड़े देखे, अल्लाह बख्शे मेरे वालिद साहब को, उनको शौक़ था, तो इस ज़मींदार घराने से ताल्लुक़ है, तो घोड़ा एक बड़ा लाजमी जुज़ समझा जाता था, जो आज भी समझा जाता है। ठीक है। तो घोड़े देखते रहे, बैठते रहे, उन पे शौक़ तो शुरू से था। तकरीबन 2 साल पहले इसी तरह ही बैठे हुए दोस्तों से बात हो रही थी, तो मैंने अपने शौक़ का उनसे ज़िक्र किया, तो उन्होंने मुझे रेफ़र किया कि जी पुलिस लाइंस में राइडिंग क्लब है, तो आप उधर चले जाएं। तो मैं फ़ौरी तौर पे मैंने उधर रश किया। जब मैं गया, फ़ीस जमा करवाई, तो उसके बाद जो हमारे उस्ताद हैं अहमद नवाज़ कल्लू साहब, इन्होंने सिखाया। इन्होंने फिर हमारा शौक़ देखते हुए, जब इनसे सुनते थे, नेज़ाबाजियाँ देखी भी थी, तो एक शौक़ तो था शुरू से। फिर इन्होंने हमें नेज़ाबाजी भी सिखाई, ग्राउंड में लेके गए, घोड़े को दौड़ाया भी, गिरे भी बड़ी दफ़ा, गिर के एक दफ़ा तो सोचा कि घोड़े से गिर के आपको मेजर इंजरी बहुत कम होती है। अच्छा जी, ये बहुत कम होती है। गिरे हैं, कई दफ़ा गिरे हैं। जब पहली दफ़ा मैं गिरा था तो उसके बाद सोचा था कि नहीं अब नहीं बैठता। तो लेकिन ये उस्तादों की मेहरबानी है, इन्होंने फिर उसी वक्त दिलासा दिया। इन्होंने कहा कुछ नहीं होता, फौरी तौर पे बैठो घोड़े के ऊपर। फिर वो बैठे हैं, दौड़ना शुरू किया है। फिर उसके बाद अपने क्लब की बुनियाद रखी, अल-बुराक क्लब जो है, अभी मेले कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अभी थोड़ा सा ब्रेक आया हुआ था, तो अभी दोबारा से ये सीज़न हमारा स्टार्ट हो गया। अब दोबारा प्रैक्टिस सेशन भी हो रहे हैं, घोड़ों की देखभाल दोबारा से शुरू हो गई है। देखभाल तो खैर उनकी डेली बेसिस पे ही होती है, लेकिन अब मेलों से पहले जो है ना, ज़रा थोड़ा सा एक्स्ट्रा वो आप कह लें ना, शहाना ट्रीटमेंट देना पड़ता है उनको। अच्छा जी, हम ज़रा इस मौसम पे भी बात करेंगे कि मौसम का इफ़ेक्ट क्या होता है नॉर्मली घोड़ों के ऊपर या इस गेम के ऊपर। बट ये गेम पंजाब से रेलिवेंट है, पंजाब से जुड़ी हुई है, आई थिंक ज़्यादा पंजाब के अंदर ये। बट इन सरगोदा, आई थिंक ये हब है सरगोदा ये इस गेम का। जी बिल्कुल। ये बेसिकली अगर आप इस खेल की तारीख को देखें तो ये पुराने दौर से आ रही है। ये जंगों में ये तकनीक इस्तेमाल की जाती थी कि रात को दुश्मन के खैमे उखाड़ने के लिए घुड़सवार दौड़ते थे, नेज़े के साथ वो खैमे उखाड़ते थे और दुश्मन पे हमला किया जाता था। अच्छा, ये जो नेज़ा मारा जाता है, ये बेसिकली वही है। जी, बेसिकली ये एक जंग में इसको इस्तेमाल किया जाता। ये हरबा था उनका, और मोस्टली ये रात के वक्त किया जाता था या सुबह सादिक के वक्त। तो उस खेल की फिर बुनियाद पड़ी ये पंजाब का, बेसिकली रवायती जो है, रवायत इसकी जो पंजाब से ही है। तो अब आके ये मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बहुत तेज़ी से ये मकबूल हो रहा है, और लोग बहुत ज़्यादा शौक़ भी कर रहे हैं इसका, घोड़े रख भी रहे हैं। लेकिन उसमें मैं एक चीज़ ऐड ऑन करता चलूँ कि जो नए शौकीन हजरात हैं ना, उनको जो पुराने इस गेम में जो है बाहर से जो सवार आते हैं, जो माहिर सवार हैं, अब उन्होंने उसको ज़रिया मौश बनाया हुआ है। ठीक है। वो पैसे लेके वो मेला भी करते हैं और घोड़े दौड़ाते हैं। घोड़ा किसी का होगा, सवारी वो करेंगे। तो उन लोगों ने आके नए शौकीनों को बहुत ज़्यादा ख़राब कर दिया हुआ है। ठीक है। बहुत सारे लोगों के शौक़ ख़त्म हो रहे हैं। उनको सब्ज़ बाग दिखा के कहते कुछ है, होता कुछ है। तो ये आपके प्रोग्राम से जो है ना, तवज्जुह से मेरी रिक्वेस्ट है कि जो नए आने वाले शौकीन हजरात हैं, उनकी जो है हौसला अफजाई करें, ना कि उनको इस ग्राउंड से भगाएं। तो ये इन लोगों को देखना चाहिए, ये करना चाहिए। ठीक है। गौरव साहब, मैं जानना चाहूँगा, कभी मुश्किलात का सामना करना पड़ा शुरुआत में घुड़सवारी पे? सर, ये मुश्किलात का सामना आप ये समझे कि ये सारा जो है ना आग का दरिया ही है। उसकी वजह ये है कि घोड़े रखना कोई भी आसान काम नहीं। ठीक है। एक तो फाइनेंशियल इश्यूज़ आपके जो हैं वो होते हैं, और दूसरा, मैं दूसरों की तो बात नहीं करता, मैं अब मंडी बहाउद्दीन से हूँ, लेकिन मैंने घोड़े इस्लामाबाद रखे हुए हैं। तो फिर वो उनकी भी मैनेजमेंट जो है ना, वो घोड़ों को संभालना, घोड़ों को आई थिंक उनको खरीद के रखना ही बहुत बड़ा मुश्किल काम है एक नॉर्मल एक लेमैन के लिए। गांव में होते हैं तो जो उनका चारा या दूसरे तीसरे मसले मसाइल हैं वो कभी महसूस ही नहीं होते। इधर फिर आपको हर चीज़ खरीदनी पड़ती है, और वो भी हो जाएं तो बाकी के हर्डल्स काफ़ी होते हैं जो है ना। लेकिन यह है कि शौक़ अच्छा है जी, इसमें कभी भी कोई इस तरह नहीं लगा कि ये जो वेस्ट ऑफ मनी है या वेस्ट ऑफ टाइम है, तो हेल्दी एक्टिविटी है, उस वजह से फिर हमारा भी दिल लगा हुआ है इसमें।
ठीक है अहमद भाई, ये घुड़सवारी के अंदर भी कोई स्पेशल किस्म की फ़िटनेस इंसान को अपनी चाहिए होती है? घोड़े की तो चाहिए होती है, आपने उसको तो लुक आफ्टर करना ही है, बट अपनी भी कोई चाहिए होती है? नहीं, अपनी कोई जैसा कोई नहीं ज़रूरी होती। आप मोटे हों पतले हों, आप उस हिसाब से चल वो जाते हैं, घोड़ा आपको कर लेता है, ड्रॉप कर जब लेता है। आप राइडिंग शुरू करते हैं ना, तो आपको जिम की फिर ज़रूरत नहीं बनती ना, आपका ठीक है। ऑटोमेटिक बॉडी जो नहीं है सर, ना, वो तो घोड़ा भाग रहा होता है ना। नहीं घोड़ा नहीं, जब वो बंदा खुद राइडिंग शुरू करता है ना, तो राइडिंग में आपके मसल वो काम करते हैं जो पहले कभी उन्होंने काम ही नहीं किया होता, तो उस वजह से आपकी फुल बॉडी की प्रैक्टिस हो रही है उसमें, तो आपकी बॉडी उसमें बिल्कुल आपको जैसे जिम में आप करते हैं ना, तो उसकी ज़रूरत भी नहीं बनती। हसन भाई डिस्क्राइब करिए, मतलब मेरा ये सवाल है कि भाग तो घोड़ा रहा है, तो आपके मसल्स कैसे डेवलप होते हैं? ये आपके मसल्स जो है वो इस तरह से डेवलप होते हैं कि जिम में जाके आप सिंगल मसल ट्रेन करते हैं। ठीक है। जब आप घोड़े में बैठते हैं तो पाँव से लेके बाजू, सर, दिमाग तो आपका चल ही रहा है। यस, वो आपने चलाना है उसको। अब वो चलाएंगे तो घोड़ा आपके साथ चलेगा। पैरों से लेके बाजू, शोल्डर्स तक ये आपके मसल्स मूव करते हैं, क्योंकि घोड़े की 4 चालें हैं, तो उनके साथ आपको मैच करना होता है। ठीक है। मैंने और हमायूं ने जब स्टार्ट की थी, तो हमें तो उस्ताद जी ग्राउंड में खड़े करके वो पहला सबक हमारा ये था कि जी आपने राइजिंग करनी है घोड़े के साथ, कि घोड़ा जब चल रहा है तो आपने ऊपर राइज करना है उसके साथ। हम कहते थे यार हम लोग कैसे कर सकते हैं। फिर उन्होंने हमें घोड़े को खड़ा करके खड़े घोड़े पे सिट स्टैंड करवाया, तो फिर पता चला कि हाँ यार अब करना। अच्छा, ये आपकी शुरुआत थी? जी, ठीक है। ये हमारी शुरुआत थी और सज़ा भी थी जो हमें मिली भी है, हमने भुगती भी है, और आज अल्लाह का शुक्र है कि भाग रहे हैं। और इसमें आपके सारे मसल्स एक्टिव होते हैं। अच्छा, घोड़े की आप चाल की बात कर रहे थे, तो जी। क्या घोड़े की चाल क्या होती है? उसकी वॉक, कंटर, ट्रॉट और गैलप। अच्छा, ये जैसे वो फील कर रहे होते हैं, घोड़ा ख़तरा भी फील करते हैं, और वो जल्दी इंसान की निस्बत घोड़ा जल्दी ख़तरा फील करता है, तो एज अ राइडर कैसे पता लगता है कि घोड़ा आप कुछ महसूस कर रहा है, कुछ अलग से महसूस कर रहा है? घोड़ा अपने जो है उसके जेस्चर्स जो है ना, उसके मेन जेस्चर्स अगर आप देखें ना, तो उसके कान है वो आपको बता देते हैं। अच्छा जी, अगर घोड़ा कान सीधे रखेगा इट मीन्स कि घोड़ा जो है वो सुकून में है। ठीक है। उसके अलावा अगर वो एक कान पीछे करता है तो वो 2 जगह पे फोकस कर रहा है, अपने राइडर को भी सुन रहा है और आगे भी देख रहा है उसने क्या करना है। अच्छा, अगर उसके दोनों कान पीछे हैं तो इट मीन्स कि घोड़े का मूड शदीद किस्म का ख़राब है, तो मतलब वो आपको गिरा सकते हैं? हाँ, वो कुछ भी कर सकता है, गिराने के अलावा वो कुछ भी कर सकता है। हमारे वाली इस नेज़ाबाजी की गेम में जो सबसे मतलब जो ख़तरा हमें फ़ील होता है वो ये होता है कि जब आप पैग उठा लेते हैं, पैग आपने उठा लिया, उसके बाद घोड़ा आपका सीधा रहना चाहिए। स्टार्टिंग पॉइंट से घोड़ा निकला है, सीधा पैग की तरफ जाए। अगर बीच में ही घोड़ा कहीं रास्ते में आपका निकल गया किसी साइड पे, ठीक है, उसको हम लोग अपनी ज़ुबान में, पंजाबी में हम कहते हैं जी वाग मार जाना। ठीक है। वो जब घोड़ा मुंहजोर हो जाए तो फिर आपसे काबू नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसको कंट्रोल करने के लिए मैं ये सवाल आपसे से करता हूँ, कुछ इसके बारे में आपके इंस्ट्रक्टर ने बताया है कि आप मैनेज कैसे करेंगे इस सिचुएशन को? देखें, पहली तो बात यह है कि जो अच्छा राइडर है वो इस तरह का फाल्टी घोड़ा रखता ही नहीं, क्योंकि जब घोड़ा वाग मार जाता है तो वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। और हमने बड़े सीवियर एक्सीडेंट्स भी देखे हैं इन केसेस में। बड़े पायेदार जो राइडर्स हैं उनकी डेथ भी हुई है कई दफ़ा, क्योंकि जब घोड़ा लेफ़्ट राइट चला जाता है तो फिर वो देखता नहीं कि क्या है चीज़ आगे, तो उसको संभालना, रोकना, उसके कोई टेक्निक्स तो हैं ही, लेकिन ये है कि अवॉइड करते हैं राइडर्स इस तरह के घोड़े से ही। और फिर ये घोड़ा चीज़ ऐसी है ना कि आपको पता नहीं कि कब उसका मूड ख़राब हो जाए, मूड स्विंग होते तो टाइम नहीं लगता। तो उसका तरीक़ाकार यही होता है कि आप जो उसकी वो रेन है उसको एक तरफ से खींचें ताकि वो आपके कंट्रोल में आए, जिस तरफ जा रहा है उसके अपोजिट आप खींचें, तो फिर वो हो सकता है कि आपके कंट्रोल में आ जाए। मैं एज अ उस्ताद आपसे जानना चाहूँगा सर, ये सिचुएशन कितनी मुश्किल होती है? आपने तो टाइम से इसको, इस तरह की चीज़ को आपने हैंडल भी किया होगा यकीनन। अगर कोई वाक़या है तो हमें भी सुनाइएगा कि जब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, आप मेले में हैं और मेले में हज़ारों दर्जनों लोग, सैकड़ों लोग होते हैं और कुछ भी नुकसान हो सकता है, राइडर का अपना बट लोगों का भी, तो कैसे कंट्रोल होती है सिचुएशन? ये जो घोड़ा वाग मार जाता है ना, ये बहुत मुश्किल काम होता है। ये घोड़ा जब अंदर से वो उसका दिल छोड़ जाता है ना, घोड़े के अंदर एक दिल होता है वो भी छोड़ जाता है कभी कभी। अच्छा। ना वो जा रहा होता है तो उसका ज़हन जो है ना मुतमिन नहीं है घोड़े का, तो उसका दिल काम करना छोड़ता है, तो उस टाइम वो
मस्ती करनी शुरू करता है। जब वो भाग मारता है वो कंट्रोल करना मुश्किल होता है। उसको काफ़ी हद तक जो है कंट्रोल लोग करते हैं, लेकिन वो उस टाइम कंट्रोल नहीं होता क्योंकि हाथों के ज़ोर से वो ज़्यादा तक क्योंकि आम तौर पे आपके नॉर्मल इंसान के जोर से ज़्यादा उसको फिर वो दाद लगाते हैं, कभी कहीं खींचा, कभी कोई तरीका लगाया, फिर कुछ ना कुछ साइडों पे रस्से लगे होते हैं उनके साथ टकराते हैं, कुछ उधर रुक जाते हैं, वैसे कुछ कंट्रोल मुश्किल होता है। वो हसन भाई कभी ऐसी सिचुएशन का सामना करना पड़ा आपको? नहीं जी, अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक ऐसी नहीं है और हमारी दुआ है कि हमें ऐसी सिचुएशन हो भी ना। हाँ जी, इसीलिए हम लोग जो है जैसे वो हुमायूं भाई ने बताया कि हम लोग फॉल्टी घोड़े रखते ही नहीं है। अच्छा, ये घोड़ों की कोई नस्ल होती है जो इस तरह करती भी है, बट कोई भी कर सकता है? नहीं, ये कोई भी घोड़ा आपका कर सकता है। ठीक है, ये कोई स्पेसिफिक नहीं होता आपका। देसी ब्रीड नेज़ाबाजी में ज़्यादातर देसी ब्रीड इस्तेमाल होती है और देसी ब्रीड में भी हो सकता है। आप अरबी नस्ल जो लोग कहते हैं कि जी मतलब बड़ी टॉप की ये नस्ल चल रही है, के बारे में भी कुछ है जी, टर्किश घोड़े हैं आपके, तो कोई भी कर सकता है। देखें, जानवर के दिमाग को पढ़ना, उसके मिजाज को देखना, वो उसका अपना मिजाज है। वो किसी भी वक्त किसी भी जगह पे उसका मूड स्विंग हो सकता है। आपका अच्छे से अच्छा घोड़ा है ना, तो अचानक चलते चलते उसका जहन ख़राब हो सकता है, उसको कुछ हो सकता है, उसको थकावट है, हो सकता है उसको कोई मसला बन गया है, तो उस वजह से ही कर सकता है ना। ठीक है सर, गोंदल साहब अभी तक आपने कितने मुकाबलों में हिस्सा लिया, पार्टिसिपेट किया? सर हम लोग जो है पिछले सीज़न से जो है कंटिन्यूसली मेले जो है दौड़ रहे हैं और राउंड अबाउट हमने कोई पिछले सीज़न में जो इस्लामाबाद और कश्मीर के रीजन के मेले हैं वो सारे किए हैं जी। और फिर हमारा वो एक स्टार्टिंग पॉइंट था, पहला सीज़न था, तो उसमें फिर जिस तरह आप एक चीज़ में नए आते हैं, उस्ताद जी तो पुराने थे, इनकी शफ़क़त है, चले इन्हें हमें भी इंट्रोड्यूस करवा दिया ग्राउंड से कि, लेकिन वो ग्राउंड का प्रेशर हैंडल करना, उसको टैकल करना, आपकी होम ग्राउंड पे तो प्रैक्टिस हम डेली करते हैं, लेकिन जब आप किसी कंपटीशन में जाते हैं तो फिर आपका माइंड सेट एक और तरीका का होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारा प्लान है कि जो अब ये नेक्स्ट सीज़न आ रहा है इसमें इंशाल्लाह जो है हम मज़ीद जो मेले हैं वो करेंगे। ठीक है, तो इन मेलों में आप जाते हैं तो कोई कामयाबी कोई मिली कभी आपको? जी कामयाबी सर, ये पंजाबी में एक कहावत है कि किले नाल मुकदरा, तो ये मुकद्दर की गेम है जी। इसमें बड़े बड़े नामवर जो सवार हैं वो भी नहीं कोई कामयाबी हासिल कर पाते। और अभी ये पिछले दिनों रावल इनक्लेव में मेला था और 200 टीम थी, तो उसमें जो सिंगल में फ़र्स्ट आया वो मेरा ख्याल है कोई 10 साल या 11 साल का बच्चा है। तो कम्पीट करने वाले जो हैं उसमें 85 ईयर्स के बुज़ुर्ग भी थे जिनकी ज़िंदगी गुजर गई है नेज़ाबाजी में। तो ये गेम जो है ना, ये इसका हुस्न ऐसा है कि ये मुकद्दरों के साथ है। आपकी नो डाउट के जो आपकी प्रिपरेशन है, जो आपकी तैयारी है, जो आपकी घोड़े की या नेज़ाबाजी की वो सारी है, वो भी मानी रखती है, लेकिन मोस्टली जो पोजीशन होल्डर्स वाला काम है वो फिर। अच्छा, एक चीज़ कैसर, ये एक चीज़ में आपसे ये कुछ लोग इसको एज अ हुनर लेते हैं कि ये एक हुनर है। तो हमने जैसे हसन ने बात की कि ये जंगों में इस्तेमाल होता था, लोग आजकल इसको इस तरह डिफेंस के तौर पे भी लेते हैं, यार एक अच्छी सवारी है, आप एक कंट्रोल में है। कुछ लोग ऐसे लेते हैं, कुछ इसको फिटनेस के तौर पर भी लेते होंगे कि यार इसके लिए फिटनेस, बट कुछ लोग इसको एज अ स्पोर्ट्स लेते हैं और इसमें जीतना चाहते हैं। आपने इसको किस तरह से ज्वाइन किया? सर मेरे लिए जो आपका पिछला सवाल था मैं उससे को रिलेट करूंगा कि मेरे लिए जीतना मानी नहीं रखता। ठीक है, मुझे घोड़ों से प्यार है, घोड़ों से राइडिंग से प्यार है। मेरे लिए जो होम ग्राउंड है वो भी मेले ही है, और जो मेला है वो होम ग्राउंड है। क्योंकि चले कुछ लोग इस बात से जो है वो खफा भी होंगे कि आप मेले जो है उनको आप गलत कह रहे हैं या आप उनको लाइक कर रहे हैं, लेकिन ये ना कि हर बंदे का अपना पर्सपेक्टिव है। और मेरा पर्सपेक्टिव ये है कि मुझे राइडिंग करनी है, वो चाहे मेले में हो चाहे होम ग्राउंड में हो, तो वो मानी नहीं रखता। पैशन है आपका? हाँ जी, मेरे लिए घोड़ों के साथ रहना, घोड़े पे राइडिंग करना वो मानी रखता है। बिल्कुल ठीक हो गया। कुल्लू साहब, सर ये पहले के टाइम में अब के टाइम में कितना किस गेम के अंदर तब्दीली आई है? आप समझते हैं ये चीज़ें कम हो रही हैं दिन ब दिन, अब बढ़ती जा रही है? पंजाब में तो आई थिंक बहुत सारी हो रही हैं, बट मैंने देखा इस्लामाबाद में इससे पहले आमतौर पर बहुत कम चीज़ें ये होती थी, बट इस्लामाबाद में ज़िशान नकवी हैं जो डिप्टी मेयर भी इस्लामाबाद के रहे, लोकल गेम्स को बहुत सपोर्ट करते हैं, तो उन्होंने भी यहाँ इस्लामाबाद में मल्टीपल इवेंट्स कराए। तो इस्लामाबाद में भी अब ये इवेंट्स होना शुरू हुए? जी, इस्लामाबाद में अभी 2-4 साल हो गए, 5 साल अभी ज़्यादा होने लग गए। पहले तो 1-2 मेले होते थे, इधर ये F9 में होता था एक, और एक आध जो है ना इधर किसी टाउन में होता था।
बाकी अब जो है आप तो काफ़ी हो रहे हैं, अब तो तकरीबन महीने में 1-2 होते हैं किसी न किसी टाउन में, किसी सिटी में, कहीं ना कहीं वो शुरू रहते हैं। पहले तो सिर्फ वो से नकवी साहब सन वो एक ही करांदे सन F9 वाला मेला। ठीक है हसन भाई, ये मैं सेम क्वेश्चन मैं आपसे करूंगा जैसे मैं गोंदल भाई से किया कि इसको एज अ पैशनेट आपने ज्वाइन किया हुआ है, बट इसको गेम के तौर पे हुनर सीखना है, फिटनेस रखनी है, गेम जीतनी है? सर पैशन शौक है। घोड़े के शौक साथ जब होता है ना शौक जी, तो फिर बंदा देखता नहीं है, फिर वो वही बात है, फिर बंदा घबराता भी नहीं है। हमारे लिए आपने बात की कि मेलों में कोई कामयाबी, मैं अगर बात कामयाबी करूं, सोच के कामयाबी के लिए जाते ही नहीं है। हमारी कामयाबी से यही है कि हम मेले में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिस घोड़े के साथ हम टाइम गुजार रहे हैं उस घोड़े ने हमें अच्छा मेला करवाया है, वो घोड़ा दौड़ा अच्छा है, क्योंकि आपकी बॉन्डिंग जो है ना घोड़े के साथ, वो अगर आप घोड़े के साथ टाइम गुजार लें तो जैसे आपने पहले भी सवाल किया था कि इंसान बेहतर है या घोड़ा, तो मैं कहता हूँ कि घोड़ा बेहतर है। कम से कम घोड़ा आपके मुंह पे कोई जो है ना आपको एहसान नहीं जिताता, वो आपके साथ ही रहेगा, भले वो अगर ठीक नहीं भी है ना वो आपके साथ ही रहेगा। अगर उसकी तबीयत नहीं भी ठीक, उसको कहीं पेन है, कोई मसल उसका इंजर है, तो अगर आप उस पर बैठ गए हैं तो वो आपको राइड करवाएगा ही करवाएगा, वो आपको बातें नहीं सुनाएगा। बिल्कुल। तो मैं इसको एज अ पैशन लेके चल रहा हूँ। सही है सर। भी कितनी के मेहनत करते हैं, कितनी तैयारी करते हैं, कितनी ट्रेनिंग करते हैं, पर डे करते हैं और इन अ वीक करते हैं? हमारे जो उस्ताद मोहतरम हैं ये तो हमें डांटते इस वजह से है कि ये कहते हैं कि जो आपके कीमती घोड़े हैं उनको आप जो है वीकली 1-2 जो राउंड है वो दौड़ाया करें। और मैंने जिस तरह बताया, मैं ज़रा एक जुनूनी सा इंसान हूँ, मैं कहता हूँ कि राइडिंग ज़्यादा होनी चाहिए, तो मैंने 2 घोड़े रखे हुए हैं। एक जो है सिर्फ राइडिंग जो होम ग्राउंड के लिए है कि उस पर डेली राइडिंग करनी है और उससे फिर प्रैक्टिस वगैरह भी अच्छी होती है, तो बस इसी तरह ही है, फिर चल रहा है। ठीक है। तो आप कभी मुकाबले के दौरान किसी चीज़ का दबाव अगर होता है तो किस चीज़ का होता है? देखें, जिस तरह जब हम पहली दफ़ा मेले में गए थे तब प्रेशर था, लेकिन अब तो हम लोग जो भी मेला आता है शुक्र करते हैं कि चलें कोई मेला आ रहा है, वो एक गैदरिंग का बहाना है, नए दोस्त बनते हैं, जो पुराने दोस्त हैं वो मिल जाते हैं, एक पूरा जो साथ जाते हैं उनको तो हो सकता है वो कहें कि यार घोड़े ही दौड़ते हैं सारा दिन, आप हमें बोर कर रहे हैं, लेकिन हमारे लिए ये बड़ी मज़े की एक पिकनिक वाला डे होता है कि चलें सारा दिन घोड़ों में रहेंगे, राइडिंग करेंगे, तो वो एक बड़ा अच्छा जो है हमारा दिन गुजरता है। सर, ये एक अच्छा घुड़सवार बनने के लिए, एक नेज़ाबाज बनने के लिए बेसिक आपकी खूबी क्या होनी चाहिए? बेसिक यही है कि आप अच्छी जो है ना इंस्ट्रक्टर से अच्छा सीखें और जो घोड़े के साथ बॉन्डिंग बनाएं। तो हमेशा नेज़ाबाजी जो है ना वो घोड़ा करवाता है। घोड़ा आपके पास अच्छा होना चाहिए, आपका अपना होना चाहिए। वो जो अपना होगा घोड़ा वो आपको समझेगा, ठीक है। उसको पता होगा कि मेरा सवार कैसे भागता है, सवार को पता होगा कि मेरा घोड़ा कैसे भागता है, क्योंकि ये घोड़े और सवार की दोनों की होती है ना। तो जब बंदा घोड़ा किसी और से मांग के भगाता है ना तो घोड़े का पता ही नहीं होता कि इसने क्या करना है। तो घोड़ा अपना हो तो वो नेज़ा किला मरवाता है और सही करवाता है राइडिंग। ठीक हो गया सर। ये क्वेश्चन मेरा सेम आपसे भी, क्या खूबी भी क्या होनी चाहिए घुड़सवार में, बट हम बार बार बात करें अच्छा घोड़ा, तो क्या ये किसी नस्ल से रेलिवेंट चीज़ है कि अच्छा घोड़ा एक नस्ल का ही होता है या कोई घोड़े को भी अच्छा किया जा सकता है? सबसे पहली बात जो आपने पूछा कि राइडर के खूबी क्या होनी चाहिए, जब भी आप अगर आपने सोच लिया है कि आपने घोड़े पे बैठना है, घुड़सवारी करनी है, तो डर अपना उतार के साइड पे रख दें। ठीक है। कुछ भी नहीं होगा, फियरलेस होना चाहिए। बिल्कुल फियरलेस होना चाहिए। जितना आप न डर हो के बैठेंगे उस पर, उतना आपका माइंड ज़्यादा काम करेगा कि इसको कैसे कंट्रोल करना है। अगर घोड़ा ये करता है तो इसको मैं कैसे कंट्रोल कर सकता हूँ। ठीक है। और दूसरा जो आपका सवाल था कि घोड़े के हवाले से कि कोई इसमें कोई भी नस्ल जो है वो आप उसकी खातर खिदमत करें, लेकिन बात फिर वही एक जो है वो बड़ी मशहूर है कि नस्लें जो है वो तारुफ के मोहताज नहीं होती। तो इसमें भी घोड़ों में भी अगर आप अच्छी नस्ल के अच्छी ब्रीड के घोड़े रखते हैं तो वो डेफिनेटली वो जो ब्लड लाइन चल रही है, इसीलिए ज़्यादातर लोग जो है वो ब्लड लाइन को प्रेफर करते हैं कि यार अच्छी ब्लड लाइन के घोड़े हमारे पास होने चाहिए। ठीक है। तो वो ज़्यादा बेहतर होते हैं। और नेज़ाबाजी में ज़्यादातर जो है मैंने आपको बताया कि देसी ब्रीड हमारी जो है वही चल रही है,
एक तो ये घोड़े देसी ब्रीड वाले देखने में बड़े प्यारे हैं। आप टॉप की ब्रीड्स ले लें, वो उनके साथ आप खड़ा करें इसको, तो मतलब ये उनसे ज़्यादा प्यारा लगेगा आपको। ठीक है। इसकी खूबसूरती बहुत अच्छी है। और दूसरा, घोड़ा कोई भी नस्ल का हो, उसके साथ आपकी बॉन्डिंग होगी, घोड़ा आपको समझ जाएगा, आप घोड़े को समझ जाएंगे। हुमायूं, किस तरह से आप जिन घोड़ों के ऊपर सवारी करते हैं, कौन से घोड़ों को प्रेफर करते हैं? नेज़ाबाजी में ज़्यादा देसी घोड़े चलते हैं जी। ठीक है। और जो मेरे पास घोड़े हैं वो उसमें पाकिस्तान की एक बड़ी वेल जो है ब्लड लाइन है, बराल ब्लड लाइन, तो उसका घोड़ा है और बड़ा अच्छा जी घोड़ा है। उसके अलावा जो दूसरा मेरे पास घोड़ा है वो रावी ब्रीड का घोड़ा है, उसकी एक अपनी जो है खूबसूरती है। तो दोनों घोड़े जो हैं बड़े अच्छे हैं जी। और इंशाल्लाह अभी जो सीज़न आ रहा है इसमें वो फिर दिखाएंगे भी अपना आप जो है इंशाल्लाह मेलों में। ठीक है हसन भाई, आखिरी सवाल कि आज नौजवान नस्ल इसमें आ रही है, किस तरह से आ रही है और किस तरह से आप इनको अट्रैक्ट कर सकते हैं नेज़ाबाजी की तरफ? और साथ में ऐड ऑन कर लीजिएगा कि क्यों करनी चाहिए आजकल की नस्ल को घुड़सवारी और नेज़ाबाजी क्यों करनी चाहिए? दूसरे सवाल का मैं पहले आपको जवाब दे देता हूँ कि जो हमारी नई नस्ल है, जेनज़ीज़ जो हैं, ये बच्चे आजकल सिर्फ मोबाइल टैब्स उनके होकर रह गए हैं। ग्राउंड्स में आएँ, अपनी सेहत का ख्याल रखें, मोबाइल टैब्स को थोड़ी देर छोड़ें, ठीक है। इसके ग्राउंड्स में आके गेम करें। और घुड़सवारी की जहाँ तक बात है, मैं तो सबको यही कहूँगा कि ये बड़ा अच्छा शौक़ है, बहुत अच्छी गेम है, एक बहुत हेल्दी एक्टिविटी है, आपको ये करनी चाहिए। और हमारा जो क्लब है अल बुराक टेंट पैकिंग क्लब इस्लामाबाद, ये प्लेटफॉर्म हर नए आने वाले के लिए ओपन रखा हुआ है हम लोगों ने। ठीक है। अभी हमारे पास जो है 2 फीमेल राइडर्स नई आ रही हैं, और भी हमारे पास 2-3 राइडर्स हैं जो तैयार हो रहे हैं, उस्ताद जी उनकी प्रैक्टिस करवा रहे हैं। तो वो आइंदा आने वाले मेलों में इंशाल्लाह वो अल बुराक का हिस्सा होंगे और हम लोग मेले करेंगे भी, और जीत वो मुकद्दर की बात है। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी। हमारे साथ मौजूद थे राना अहमद नवाज़ कुल्लू साहब, हसन रज़ा चीमा साहब और शहनशाह हुमायूं कैसर गोंदल साहब। बात कर रहे थे आज घुड़सवारी और नेज़ाबाजी से मतलब यकीनन मुश्किल और टफ़ गेम ज़रूर है, बट इतनी भी मुश्किल नहीं है जितना हम समझ बैठे हैं इसको। और अगर आप समझते हैं कि ये ज़्यादा मुश्किल है तो मेरे ख्याल में आपको इनका क्लब भी ज्वाइन करना चाहिए और जाना चाहिए, जाके देखना चाहिए, जाके एक्सपीरियंस करना चाहिए कि ज़्यादा मुश्किल नहीं है, काफ़ी आसान है। लेकिन आपको फियरलेस होना होगा, आपको बेखौफ होकर इनके ऊपर बैठना होगा, घुड़सवारी करना होगी एज अ हुनर या फिर एज अ पैशन इसको सीखें और एज अ गेम भी इसको सीख सकते हैं। आज के शो से अपने होस्ट नवीद खोखर को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।